हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी आई क्यूज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और वर्ल्ड हिस्ट्री की अपनी इस सीरीज में इंटरवार पीरियड हम पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम समझने की कोशिश करेंगे द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, यानी कि किस तरह विश्व युद्ध को टालने की कोशिश की गई। सो आज हम उन सभी अपीजमेंट के जो भी अटेम्प्ट्स किए गए हैं वेस्टर्न शक्तियों द्वारा, उन सबको आज हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक मेरे प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं, सो मेक श्योर दे वॉच ऑल दोस प्रीवियस सेशंस। स्टडी आईक्यू के चैनल पर अगर आप जाएंगे, आपको वहां पर मेरे नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या अगर आप सिंपली यूट्यूब के सर्च बार पर मेरा नाम लिखते हैं विशाल चौहान, सो सभी सेशंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। मेक श्योर यू वॉच ईच एंड एवरी सेशन थॉरली, राइट। अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उसके बाद के जितने भी सेशंस हमने पढ़े हैं उनको अगर आप नहीं कनेक्ट करेंगे तो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट आपको नहीं समझ आएंगी, और आगे आने वाले जो सेशंस वर्ल्ड वॉर सेकंड के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड का प्रीलूड हम बना रहे हैं, वो आप थॉरली नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं मेरे सेशंस, तो आप जानते हैं भली भांति कि किस तरह हम हर सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स तो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा मेन एम्फेसिस रहता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर। सो मेक श्योर यू वॉच ऑल दोस प्रीवियस सेशंस। सो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमें देखना है एग्जाम्पल्स ऑफ अपीजमेंट। ठीक है, सो अपीजमेंट किस किस तरह किया गया, उनके एग्जाम्पल्स उठाने हमें। पहला पॉइंट देखिएगा, नो मेजर एक्शन वाज टू प्रिवेंट जर्मन रीआर्मामेंट। अब देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड प्रिपेयर करते हैं पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट का। अभी तक हमने पढ़ा है वर्ल्ड वॉर वन के एंड के बाद ट्रीटी ऑफ वर्सलिस से लेकर वर्ल्ड वॉर टू के बीच का हम पीरियड समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हमने दो हिस्से में बांट दिया, फ्रॉम द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस टिल द राइज ऑफ हिटलर, और फिर फ्रॉम द राइज ऑफ हिटलर टू द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड। ठीक है, इन दो फेजेस में हम पढ़ेंगे इन सारे इवेंट्स को। सो यहां पर हमने बहुत भली भांति एस्टेब्लिश किया है कि कौन कौन सी ग्लोबल शक्तियां हैं। रशिया, जर्मनी, उसके अलावा इटली, फ्रांस, ब्रिटेन और यूएस। और हमने एस्टेब्लिश किया कि इनके आपस में भी क्या रिलेशंस हैं। दैट मींस जर्मन सोवियत रिलेशन क्या है, ठीक है, जर्मनी इटली के रिलेशन क्या है, जर्मनी फ्रांस के रिलेशन क्या है, सोवियत फ्रांस के रिलेशन क्या है, सोवियत इटली, सोवियत ब्रिटेन, ठीक है, सोवियत यूएस। तो इन सारी चीज़ों को हम भली भांति एस्टेब्लिश, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम भली भांति एस्टेब्लिश कर चुके हैं। ठीक है, और आप बिल्कुल डिटेल में समझते हैं, अगर आपने पिछले सेशंस फॉलो किए ना, तो आप भली भांति समझते हैं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के खत्म होने के बाद, यानी कि ट्रीटी ऑफ वर्सलिस से लेकर हिटलर के शक्ति में आने तक, इन सभी राष्ट्रों के आपस में क्या रिलेशन थे और किस तरह इन्होंने एक दूसरे की शक्तियों को हैम्पर करना या एक दूसरे की शक्तियों को बढ़ाना, राइट, मदद करी। जैसे कि जर्मनी और रशिया का रिलेशन हमने बनता हुआ देखा, इटली और जर्मनी का रिलेशन पहले बिगड़ता हुआ देखा, फिर पोस्ट 1934 डेवलप हुआ रिलेशन। फ्रांस और जर्मनी का पहले रिलेशन खराब हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे दोनों ने एक क्या बनाई, एक सहमति बनाई। उसके अलावा ब्रिटेन और जर्मनी का रिलेशन ऑन और ऑफ रहा, ब्रिटेन और रशिया का रिलेशन ऑन और ऑफ रहा, डिपेंडिंग अपॉन द पार्टी। ठीक है, सो इन सभी पॉइंट्स को हम भली भांति एस्टेब्लिश कर चुके हैं। आज ये जो बीच बीच में जो अपीजमेंट की गई है, यानी जर्मनी को मनाने की जो कोशिश की गई है, इटली और जर्मनी को मनाने की जो कोशिश की गई है, और वेस्टर्न यूरोपियन शक्तियों द्वारा जो पॉलिसी यूज की गई है ताकि फिर से जो है वो यूरोप में एक और ऑल आउट वॉर ना छिड़ जाए, इसके लिए क्या क्या जो है वो कहाँ पर क्या पैक्ट किए गए, क्या क्या कॉन्फ्रेंसेस की गई, आज हमें वो समझना है। सो आई होप आपके दिमाग में बैकग्राउंड प्रिपेयर्ड होगा। वर्ल्ड वॉर वन से लेकर 1934 तक किस तरह हिटलर का उदय हुआ, मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया, राइज ऑफ नाजिज्म एंड फासिज्म, राइट। सो उस बैकग्राउंड में आपकी जो है वो एक समझ डेवलप्ड होगी कि कौन किसका साथी है और किसके, यानी कि ये जो सभी शक्तियां मैंने आपको गिनाई, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और रशिया, और एक समंदर पार, महासागर पार यूएस, इन सब के जो है वो क्या क्या इकोनॉमिकल पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। ठीक है, सो देखिएगा, पहला पॉइंट है नो मेजर एक्शन वाज टू प्रिवेंट जर्मन रीआर्मामेंट। रीआर्मामेंट यानी कि जर्मनी ने जिस तरह अपनी आर्मी को फिर से सुदृढ़ करने की कोशिश करी। मैंने आपको बताया था एंग्लो जर्मन नेवल पैक्ट हुआ था, जिसमें जर्मनी ने अपनी नेवी को रिआर्म किया। उसके बाद फिर जर्मनी ने कंस्क्रिप्शन जो है वो लागू कर दिया था जर्मनी में वापस। हिटलर ने कंस्क्रिप्शन फिर से लागू कर दिया। दैट मीन्स ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के तहत जो सैनिकों की संख्या 1 लाख फिक्स कर दी गई थी, उसको बढ़ाकर हिटलर ने 6 लाख कर दिया, और ना ही फ्रांस और ना ही ब्रिटेन कुछ कर सका ऐसे में। ठीक है, और फिर इस आर्मी के दम पर हिटलर ने किस तरह राइनलैंड को ऑक्यूपाई किया
ऑस्ट्रिया को ऑक्यूपाई किया, चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड को थ्रेट करा, राइट। और फ्रांस और ब्रिटेन कुछ नहीं कर सके ऐसे में। इनफैक्ट जब तक इटली फ्रांस का साथ दे रहा था तब तक इटली भी कुछ नहीं कर सका, ठीक है। सो नो मेजर एक्शन वाज टू प्रिवेंट जर्मन रिआर्ममेंट। सो जर्मन रिआर्ममेंट यानी कि जर्मनी ने जो रीआर्म किया है अपने आप को, उसके अगेंस्ट किसी ने कोई सीरियस रिएक्शन नहीं दिया। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटेन डिड नॉट कंसल्ट फ्रांस एंड इटली बिफोर साइनिंग द एंग्लो जर्मन नेवल अग्रीमेंट विद जर्मनी, अ ट्रीटी विच लेजिटिमाइज द जर्मन नेवल रिआर्ममेंट। अब एंग्लो जर्मन नेवल अग्रीमेंट मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि किस तरह स्ट्रेसा फ्रंट से पूछे बगैर, स्ट्रेसा फ्रंट मैंने आपको बताया ना, ब्रिटेन, इटली और फ्रांस, ये स्ट्रेसा फ्रंट है, ठीक है। सो स्ट्रेसा फ्रंट से पूछे बगैर किस तरह ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ एंग्लो जर्मन नेवल अग्रीमेंट किया, जिसके तहत जर्मनी ने यह प्रॉमिस किया कि जर्मनी अपनी नेवी को सुदृढ़ तो करेगा, रिआर्म तो करेगा, लेकिन अपनी नेवी को ब्रिटिश की नेवी से 35% तक ही रखेगा, ठीक है। सो मैंने आपको पिछले सेशन में समझाया था कि ब्रिटेन जानता था भली भांति कि हिटलर आज नहीं तो कल ट्रीटी ऑफ वर्सलीज को ब्रीच तो करेगा ही करेगा, तो क्यों ना उस ब्रीच को लिमिटेड रखा जाए। लेकिन ब्रिटेन ने उस ब्रीच को लिमिटेड रखा, इस चीज को जो है वो एक बहुत बड़े ऑफेंस की तरह लिया फ्रांस और इटली ने, क्योंकि मेनलैंड यूरोप में तो फ्रांस और इटली है, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी तक ये जितनी भी यूरोपियन शक्तियां हैं, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का प्रेसिडेंस लेकर चल रही थी, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एयरफोर्स का इतना बड़े लेवल पर यूज नहीं किया गया था एज अ मतलब कि एक वॉर मशीन्स की तरह एयरप्लेन्स का या एयरक्राफ्ट का यूज नहीं किया गया था। इसलिए ब्रिटेन अपने आप को रिलेटिवली सेफ समझता है ऐसा करने में, कि अगर यूरोप की पॉलिटिक्स में अगर कोई ब्रिटेन बड़ी बड़ी छेड़छाड़ करता है तो वो अपने आप को सेफ समझता है, क्योंकि वो एक समंदर पार है, इंग्लिश चैनल को पार करके, वो मेनलैंड यूरोप का हिस्सा नहीं है। लेकिन ब्रिटेन को अभी नहीं पता था कि किस तरह एयरफोर्स का बड़ा यूज होने जा रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। खैर पता भी था, लेकिन प्रेसिडेंस सेट नहीं थी ना, क्योंकि जिस तरह का एयरक्राफ्ट का यूज किया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, दैट वाज अनप्रेसिडेंटेड, वो हिसाब ही नहीं था उसका, तो ठीक है। सो ब्रिटेन ने बगैर फ्रांस और इटली से पूछे जर्मनी से क्या कर लिया, नेवल ये एग्रीमेंट किया, जिससे जर्मनी की नेवी फिर से जो है वो रिआर्म हो गई। अब जर्मनी की नेवी रिआर्म होती है तो मेनलैंड यूरोप में इटली और फ्रांस के लिए खतरा है। इटली के लिए तब तक खतरा है जब तक इटली ओपनली जो है वो जर्मनी के साथ नहीं मिला, ठीक है, जब तक रोम बर्लिन एक्सेस क्रिएट नहीं हुआ है, वो भी मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था, ठीक है। नाउ दिस इरोडेड द फ्रेंच कॉन्फिडेंस इन ब्रिटेन एंड कंपेल्ड देम टू लुक फॉर अंडरस्टैंडिंग्स विद मुसोलिनी एंड हिटलर। अब देखिए ब्रिटेन तो हमेशा से ही फ्रांस के उस स्ट्रॉन्ग स्टांस के खिलाफ था कि जर्मनी को पनिश करना है और जर्मनी को कमजोर रखना है, क्योंकि ब्रिटेन के लिए एक इकोनॉमिकली थ्राइविंग जर्मनी वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि ब्रिटेन का एक्सपोर्ट जो है वो जर्मनी के साथ ना रुके। क्योंकि अगर आप देखते हैं तो ब्रिटेन का यूरोप में जो एक्सपोर्ट है वो सबसे पहले कहां जाएगा, फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी, ये सबसे नजदीकी देश है। उसके अलावा स्कैंडिनेवियंस तो हैं ही, लेकिन ये सबसे नजदीकी देश है, दैट मीन्स, और जर्मनी बड़ा देश है और जर्मनी का पोटेंशियल है अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने का। तो ब्रिटेन चाहता है कि जर्मनी अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करे, ताकि ब्रिटेन के लिए रास्ते खुल जाएं, ताकि ब्रिटेन खुले से एक्सपोर्ट कर सके। और अगर ब्रिटेन जर्मनी की इकोनॉमी को रिवाइव करने में मदद करता है, सो इन टर्न ब्रिटेन जो है वो ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स के लिए भी दरवाजा खोलेगा अपना, यानी कि अपने पोर्ट्स को ओपन करेगा। इससे फ्रांस को समस्या है, क्यों? क्योंकि जर्मनी की अगर इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, जर्मनी की मिलिट्री स्ट्रांग होती है, तो मेनलैंड यूरोप में सबसे पहला खतरा फ्रांस को है, क्योंकि पुरानी एनिमोसिटी है दोनों के बीच। और ब्रिटेन और फ्रांस का जो है वो एलाइज का रिलेशन है, पुरानी इनकी ट्रीटी है, ठीक है, जिसमें ब्रिटेन ने क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आप किसी से युद्ध छेड़ेंगे तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हम युद्ध में कूदें, लेकिन आप पे कोई हमला करेगा तो हम आपका सपोर्ट करने जरूर आएंगे। ये मैंने आपको पहले ही समझाया था, ठीक है। सो यहां पर देखिए थर्ड पॉइंट है, दिस इरोडेड द फ्रेंच कॉन्फिडेंस इन ब्रिटेन एंड कंपेल्ड देम टू लुक फॉर अंडरस्टैंडिंग विद मुसोलिनी एंड हिटलर। अब ब्रिटेन जो है वो हिटलर के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ब्रिटेन के अपने इकोनॉमिकल पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, लेकिन फ्रांस को मजबूर होना पड़ रहा है करने में, क्योंकि ब्रिटेन ने ऐसा किया, ठीक है। क्योंकि ब्रिटेन ने ऐसा किया और अगर फ्रांस अपोज करता है तो फ्रांस अकेला रह जाएगा, और फ्रांस अकेला जो है वो जर्मनी से नहीं लड़ सकता, फ्रांस अकेला इटली से भी नहीं लड़ सकता। फ्रांस को ब्रिटेन की जरूरत है इन शक्तियों से निपटने के लिए,
ठीक है, इसलिए फ्रांस को भी अब हिटलर और मुसोलिनी के सामने पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट का यूज करना पड़ा, क्योंकि मजबूर कर दिया ब्रिटेन ने फ्रांस को ऐसा करने पर। ठीक है, फ्रांस जो है वो जर्मनी के आगे इसीलिए चौड़ा हो रहा है क्योंकि ब्रिटेन पीछे बैक दे रहा है उसे। अगर ब्रिटेन हट जाता है तो फ्रांस हाथ खड़े करने में मजबूर हो जाएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी यही एविडेंट था, अगर ब्रिटेन नहीं उतरता युद्ध में तो रशिया चाहे कुछ मर्जी करे, फ्रांस को बहुत धोता जर्मनी, बहुत, और धो भी रहा था इनफैक्ट। वो तो ब्रिटेन ने समय पर जो है वो अपने ट्रूप्स प्रोवाइड कर दिए, जिससे और कुछ विक्ट्रीज दिलवा दी, जिससे फ्रांस जो है वो स्टेबलाइज कर सका अपने आप को। ठीक है, कमांडर, एक मिलिट्री कमांडर था ब्रिटेन का, हेग, उसको जाता है श्रेय। खैर उसने लोग बहुत मरवा दिए ब्रिटिश आर्मी के। नेक्स्ट देखिए, When Italy invaded Ethiopia, neither Britain nor France took any major initiative to check it. देखिए, जो अग्रेशन है लीग की अथॉरिटी के खिलाफ, अग्रेसिव एक्सपेंशन जर्मनी से पहले मुसोलिनी ने शुरू किया, इटली ने शुरू किया, और इथियोपिया को कैप्चर किया किसने? इटली ने। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस ने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस के पास फिर भी रेड सी के जो पोर्ट्स हैं उनका कंट्रोल था। तो मैंने आपको बताया ना, एज लॉन्ग एज आप ब्रिटेन और फ्रांस, और खास तौर पे ब्रिटेन के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को डायरेक्टली अगर आप नहीं छेड़ रहे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मुसोलिनी, तब तक ये नहीं उतरेंगे। क्योंकि इथियोपिया को कंट्रोल कर लिया, कोई बात नहीं इटली ने, लेकिन जो इथियोपिया के साथ जो रेड सी की या जो अरेबियन सी की जो कोस्ट लाइन है, वो फिर भी ब्रिटेन और फ्रांस के प्रोटेक्शन में थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, Now, both the countries showed that to prevent European war, they were willing to sacrifice the independence of smaller countries. ठीक है, अब देखिए ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा क्या स्टांस लिया गया कि अगर यूरोप में कॉन्फ्लिक्ट नहीं खड़ा करना है, यूरोप में युद्ध बचाना है, तो ये जो कॉलोनीज हैं इनकी इंडिपेंडेंस अगर छिन भी जाती है तो हमें कोई समस्या है नहीं। अब देखिए, अफ्रीकन एशियन कॉलोनीज की इंडिपेंडेंस है या नहीं है, ये तो बहुत डिप्लोमेटिक वे है कहने का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दीज कैपिटलिस्ट और इंपीरियलिस्टिक नेशंस, उनका बस चले तो वो फ्रीडम आज तक ना दें, वो अभी भी जो है वो कॉलोनाइज करके रखें, और किया भी उन्होंने इकोनॉमिकली कॉलोनाइज पूरी दुनिया को ही। लेकिन पॉलिटिकली कॉलोनाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, एज लॉन्ग एज उनका पर्सनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ना डिस्टर्ब हो। ठीक है, तो ब्रिटेन और फ्रांस ने होने दिया, वो अग्रेशन होने दिया। The French did not show any military resistance to German reoccupation of Rhineland. एक तरफ इटली ने मिलिट्री एक्सपेंशन किया, इथियोपिया को फोर्सफुली हथियाया, जर्मनी और फ्रांस ने, ब्रिटेन और फ्रांस ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद जर्मनी ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया, 1 लाख से 6 लाख किया, और फिर उसके बाद जो राइनलैंड का डीमिलिटराइज्ड रीजन है उसको रीऑक्यूपाई किया। फ्रांस कुछ नहीं कह सका। क्यों? क्योंकि एंग्लो जर्मन रिलेशन एस्टेब्लिश हो चुके हैं, और फ्रांस अगर अकेला जर्मनी का अपोज करता है और अगर ब्रिटेन नहीं उतरता है युद्ध में, तो जर्मनी बहुत पीटेगा फ्रांस को। ठीक है, इसलिए इस डर में जर्मनी ने चुपचाप बात मान ली। सो बेसिकली ब्रिटेन ने फ्रांस के हाथ भी बांध दिए, क्योंकि ब्रिटेन के अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल इंटरेस्ट थे, और युद्ध जो है वो ब्रिटेन के लिए भी नुकसानदेह था। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन जीता है बहुत मार्जिन से, क्योंकि समय पर यूएस ने मदद कर दी थी, और रशिया ने एक साइड, रशिया ने जो है वो ईस्टर्न फ्रंट में जर्मनी को उलझा कर रखा हुआ था लंबे समय तक। और वो किस कॉस्ट पर? सैनिकों की कॉस्ट पर, क्योंकि और कुछ भी नहीं था रशिया के पास, केवल नंबर्स थे, सैनिकों की संख्या थी। ब्रिटेन की जो ट्रेड है वो उजड़ गया था ऑलमोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी। मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रेड रूट जो है वो हैम्पर हो गए थे, लेकिन इकोनॉमी बड़े लेवल पर डिस्टर्ब हो गई थी, और काफी लंबे समय तक वो यूएस के जो डेप्ट का जो पूरा सर्कल और साइकिल है उसमें फंसा भी रहा ब्रिटेन, नॉट जस्ट इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बट इनफैक्ट इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑल्सो। ठीक है, सो ब्रिटेन वॉज इन नो कंडीशन फॉर अ फाइट, राइट? एक ऑल आउट वॉर फिर से ब्रिटेन छेड़े, इस कंडीशन में ब्रिटेन नहीं था। इसलिए ब्रिटेन जर्मनी के साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहता था, और फ्रांस को मजबूरन बनाना पड़ा। इसीलिए ये जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं ये युद्ध नहीं चाहती थी अभी, क्योंकि ये युद्ध लड़ तो ले, ठीक है, लेकिन लंबे समय तक नहीं खींच सकते, इनके पास रिसोर्सेज नहीं थे उतने।
आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आएगा। सो यहां पर हमने देखा कि किस तरह, देखिए पहली स्लाइड में ही हमने देखा कि किस तरह एंग्लो जर्मन रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, इटली ने अग्रेशन किया, जर्मनी ने भी अग्रेशन किया, कोई भी उनको नहीं रोक पाया। ठीक है, या नहीं रोकना चाहा किसने, फ्रांस और ब्रिटेन ने, क्योंकि उनकी अपनी खुद की मजबूरियां हैं। ठीक है, नाउ लैकिंग अ, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, लैकिंग अ कंक्लूसिव ब्रिटिश सपोर्ट द फ्रेंच वर टू वीक टू अपोज हिटलर। ब्रिटिश सपोर्ट खुलकर फ्रांस को नहीं है, इसलिए फ्रांस भी खुलकर ब्रिटिश का हिटलर का अपोज नहीं कर सकता। British, on the other hand, were convinced by Hitler's claim of a 25-year peace. Though both Germany and Italy intervened in Spanish Civil War, Britain and France refrained from it. But Anschluss between Germany and Austria, March 1938, was only verbally criticized. In fact, many in Britain openly condoned it as the natural union of one German group with another. देखिए, राइनलैंड को मिलिट्री शक्ति से ऑक्यूपाई करा किसने, जर्मनी ने। उसके बाद ऑस्ट्रिया को मिलिट्री शक्ति से ऑक्यूपाई किया किसने, नाजी जर्मनी ने। उसके बाद स्पेनिश सिविल वॉर, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, स्पेनिश सिविल वॉर में ओपनली नेशनलिस्ट की सहायता करी जर्मनी और इटली ने। ठीक है, रिपब्लिकन्स के खिलाफ। और फ्रांस और ब्रिटेन कुछ नहीं कह सका, क्यों, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन युद्ध नहीं चाहता था। ठीक है, और ये जो फ्रांस और ब्रिटेन की टिमिडिटी है, इसका फायदा जो है वो जर्मनी और इटली ने भरपूर उठाया। और इनफैक्ट वो बुली कर रहे थे कि तुम युद्ध नहीं कर सकते, अगर करोगे तो बहुत पीटे जाओगे। ठीक है, सो उस हद तक, यानी कि उनकी लिमिट्स को टेस्ट कर रहा था जर्मनी एक एक करके। और ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो नहीं, क्योंकि ब्रिटेन तो दूर बैठा है, ठीक है, मेनलैंड यूरोप का हिस्सा नहीं है, तो जर्मनी के साथ अच्छा रिलेशन बनाना उसका क्या है, ब्रिटेन का इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। और उसके अलावा जो राइनलैंड को जर्मनी ने ऑक्यूपाई किया है, राइनलैंड तो था ही जर्मनी का हिस्सा, और ऑस्ट्रिया को जो जर्मनी ने ऑक्यूपाई किया, तो बहुत सारे यूरोपियन इंटेलेक्चुअल, खासकर ब्रिटेन के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने ये कहा कि जो ऑस्ट्रिया है वो तो वैसे ही जर्मन लोग ही थे, जर्मन स्पीकिंग लोग ही हैं, तो अगर जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को अपने अंदर एंटर कर लिया है तो इसमें कुछ गलत नहीं है, बिकॉज क्योंकि ऑस्ट्रिया भी जर्मन भाषा बोलने वाले लोग ही हैं ऑस्ट्रिया में, तो वो अगर जर्मनी में जुड़ ही जाते हैं, सो ये बेसिकली वही पुरानी नेशनलिज्म की या नेशन की डेफिनेशन के अंडर ही आता है। सो यहाँ पर जर्मनी ने कुछ गलत नहीं किया। ठीक है, तो ये अपीजमेंट के एग्जाम्पल्स ही है ना। ठीक है, कि अगर इटली अग्रेशन कर रहा है, जर्मनी अग्रेशन कर रहा है, तो फ्रांस और ब्रिटेन कुछ नहीं कह रहे, वो करने दे रहे हैं। तो दीज वर द एग्जाम्पल्स ऑफ अपीजमेंट, कि किस तरह धीरे धीरे जर्मनी और इटली जो है वो फासिस्ट शक्तियों में कन्वर्ट होते हैं, और फिर उसके बाद मिलिट्री एग्रेशन के चलते अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन करते हैं। जर्मनी स्पेशली ट्रीटी ऑफ वर्सलीज का ब्रीच करता है, इटली जो है वो अपना अलग अलायंस क्रिएट करता है जर्मनी के साथ और अग्रेशन करता है, मिलिट्री अग्रेशन, और जो लीग ऑफ नेशंस है वो कुछ नहीं कर पाती। ठीक है, सो दीज वर द एग्जाम्पल्स ऑफ अपीजमेंट। अब इन्हीं को ये आगे जो है वो डिटेल में समझते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, सो ये सारे पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट देखिए, अब देखते हैं फेजेस ऑफ अपीजमेंट। अब ये अपीजमेंट जो किया गया है, अपीजमेंट मतलब मना कर रखना, मतलब ऐसे प्यार से संभाल कर रखना कि भैया लड़िएगा नहीं। ठीक है, तो ये फेजेस ऑफ अपीजमेंट क्या क्या फेजेस से गुजरा ये देखते हैं। पहला पॉइंट, from the mid 1920s till 1937 the main reason for appeasement was to prevent war at all the costs, right? मेनलैंड यूरोप में युद्ध नहीं होने देना, ये ब्रिटेन के लिए एक बहुत जरूरी इंटरेस्ट है, क्योंकि ब्रिटेन को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो इकोनॉमी में हानि पहुंची है उसको रिकवर करने के लिए मेनलैंड यूरोप जो है वो इकोनॉमिकली थ्राइविंग होना चाहिए, ताकि ब्रिटेन अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सके और अपनी इकोनॉमी को वापस रिजेनोवेट कर सके। सेम थिंग गोज फॉर एवरी यूरोपियन कंट्री ऑफ दैट टाइम। उन सबको इंडस्ट्रियली अपने आप को इंप्रूव करना है, ताकि, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशनाइज करना है, अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में सबका नुकसान हुआ है, राइट?
सो ऐसे में युद्ध ना हो, ये सबसे पहली प्रायोरिटी है, और खास तौर पे इन पुराने खिलाड़ियों की, क्योंकि अगर युद्ध छिड़ता है तो पिछली बार तो यूएस ने मदद कर दी थी, लेकिन अब की बार तो पिछली बार का कर्जा भी है और इस बार रिसोर्सेज भी कम है। अब अगर युद्ध छिड़ता है तो समस्याएं बढ़ जाएंगी। और पिछली बार जो अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर सिविलियंस को हानि पहुंची है और जो इकोनॉमी डिसरप्ट हुई है, उससे लोग बहुत भयानक तरीके से डरे हुए हैं कि ऐसा अब की बार हुआ। पिछली बार तो वेपन्स जो देखे हमने, उनसे कई गुना खतरनाक वेपन्स इस बार यूज होंगे। ठीक है, वर्ल्ड वॉर जब कराऊंगा तब देखेंगे हम खतरनाक एयरक्राफ्ट्स, खतरनाक जो है वो पेंजर, जो टाइगर, जो टैंक्स वगैरह हैं जर्मनी के, ठीक है, किस तरह इन्होंने जो एलाइज के टैंक्स हैं एक एक करके उनको हराया है। और मतलब आम जनता की कितनी मृत्यु हुई है, रशिया ने किस तरह अपने सैनिकों को मरवाया, तो सभी इन पॉइंट्स को हम धीरे धीरे समझेंगे ही। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट देखिएगा, बोथ ब्रिटेन एंड फ्रांस एक्सेप्टेड वेरियस एक्ट्स ऑफ अग्रेशन एंड ब्रीचेस ऑफ वर्सलीज। ठीक है, फ्रांस और ब्रिटेन ने इटली और जर्मनी द्वारा किए गए कई जो है वो कई अग्रेशन के एक्ट्स, और उसके अलावा जो ब्रीचेस की गई है वर्सलीज की ट्रीटी के, उनको एक्सेप्ट किया ताकि युद्ध ना छिड़े। एग्जाम्पल है मंचूरिया में। अब मंचूरिया में जापान ने ऑक्यूपाई किया 32 में, किसी ने कुछ नहीं कहा। अबिसीनिया में इटली ने ऑक्यूपेशन किया, किसी ने कुछ नहीं किया। जर्मन रियार्मामेंट, जर्मनी ने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाई, किसी ने कुछ नहीं कहा। द राइनलैंड रीऑक्यूपेशन, जर्मनी ने राइनलैंड को जबरदस्ती कब्जे में किया, किसी ने कुछ नहीं कहा। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को कब्जे में किया, किसी ने कुछ नहीं कहा। ठीक है, सो ये जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज का ब्रीच है, या उसके अलावा अग्रेशन के जो एक्ट्स हैं, ब्रिटेन और फ्रांस ने चुपचाप इनको सहते रहे। इनको वर्बली क्रिटिसाइज तो किया ही समय समय पर, लेकिन स्ट्रिक्ट मिलिट्री या डिप्लोमेटिक एक्शन नहीं लिया गया। नेक्स्ट देखिएगा, नाउ दिस वाज अ प्रोएक्टिव फेज ऑफ अपीजमेंट। कब से कब तक? 1920 से 1937 तक, वेयर इन ब्रिटेन अंडर नेविल चैम्बरलेन believed that by taking the initiative he would demonstrate to Hitler that reasonable claims could be met by negotiations rather than by force. अब ये चैम्बरलेन जो है वो 1937 के बाद प्रधानमंत्री बने, किसके? ब्रिटेन के, राइट। सो नेविल चैम्बरलेन ने, और 1937 तक आते आते हिटलर जो है वो परिपक्व हो चुका था शक्ति में, और जर्मनी जो है वो ऑस्ट्रिया को कंट्रोल करने की सिचुएशन में था ही। उसके अलावा फ्रांस की हालत खराब थी, चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड को भी, मतलब जर्मनी काफी स्ट्रांग था उस समय। ठीक है, और ब्रिटेन को मेनलैंड यूरोप में युद्ध नहीं चाहिए था। सो चैम्बरलेन डिस्पाइट बीइंग अ कंजर्वेटिव लीडर, हिटलर के साथ एक टेबल में बैठ के नेगोशिएशंस करने को तैयार थे। और विंस्टन चर्चिल जैसे लीडर्स ने, वो भी कंजर्वेटिव पार्टी का है, खुला विरोध किया चैम्बरलेन का। इसलिए चैम्बरलेन की मृत्यु के बाद फिर विंस्टन चर्चिल शक्ति में आए और पूरा विश्व युद्ध ब्रिटेन की तरफ से उन्होंने संभाला है। ठीक है, खैर उनको विंस्टन चर्चिल के बारे में आगे पढ़ेंगे। विंस्टन चर्चिल अगर आपको याद हो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो गैलीपली कैंपेन था, जो गैलीपली पेनिनजुला था ना, जो डार्डनल्स स्ट्रेट को कंट्रोल करना था एलाइज को, ताकि इस्तांबुल को कब्जे में लिया जा सके और ब्लैक सी का ट्रेड जो है वो रशिया के लिए खोला जा सके, वो गैलीपली कैंपेन जो है वो आइडिया था विंस्टन चर्चिल का, जो फेल हुआ, जिसके बाद उन्होंने फिर रिजाइन कर दिया था अपनी पोस्ट से। ठीक है, पोस्ट क्या थी? फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी। नेक्स्ट देखिएगा, नाउ रीजंस फॉर अपीजमेंट। अब कारण देखते हैं, इन अपीजमेंट के कारण क्या है। देखिए, ये जो अपीजमेंट की पॉलिसी है ना, इस पर सवाल बनता है मेंस में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप इतिहास ऑप्शनल दे रहे हैं तब तो आपके लिए है ही इंपॉर्टेंट, और अगर आप GS1 तो सभी लिखेंगे ही, GS1 में भी बहुत जरूरी सवाल ये बन सकता है, बहुत क्रूशियल सवाल है। किसी ना किसी फॉर्म में पूछा जा सकता है कि क्यों, कारण क्या थे, किस तरह किया गया अपीजमेंट, कारण क्या थे अपीजमेंट के। और अगर इंटरवॉर पीरियड में कहीं ना कहीं आप इस कॉन्सेप्ट को डालेंगे ही, और आपके दिमाग में होना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने अलग से सेशन लिया, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट पर एक अलग से सेशन ले रहा हूं, और इसीलिए डिटेल में समझा रहा हूं इन चीजों को मैं। नाउ रीजंस फॉर अपीजमेंट देखते हैं क्या है। पहला पॉइंट देखिएगा, इट वाज बिलीव्ड दैट बाय एक्सेप्टिंग द लेजिटिमेट डिमांड्स ऑफ द अग्रेसिव पावर्स, ओपन मिलिट्री कन्फ्रंटेशंस वुड बी प्रिवेंटेड एंड पीस इंश्योर्ड। अब देखिए,
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जर्मनी के ऊपर बहुत ज्यादा हार्श थी। इस ट्रीटी का विरोध ब्रिटेन ने भी किया और यूएस ने भी किया, लेकिन फ्रांस अड़ा रहा कि जर्मनी पर हार्श ट्रीटी करनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान फ्रांस और बेल्जियम को पहुंचा था। नॉट जस्ट इकोनॉमिक बट उनकी सिविलियन पॉपुलेशन एज वेल एज उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी समस्या, मतलब ध्वस्त हो गया था। समस्या क्या, ध्वस्त हो गया था, डिस्ट्रक्ट हो गया था पूरा वो। सो हार्श ट्रीटी जर्मनी के साथ की गई। अब इस हार्श ट्रीटी के खिलाफ जो है वो नाजी पार्टी खड़ी हुई है, और बाद में जो अन्य यूरोपियन शक्तियां हैं उन सब ने कहा कि हाँ, जर्मनी की डिमांड्स जो हैं वो जेन्युइन हैं। जर्मनी की कुछ डिमांड्स तो जेन्युइन है ही, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्सलीज वाज वेरी हार्ड ऑन जर्मनी। सिमिलरली इटली की डिमांड्स भी जेन्युइन है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में जो वायदा किया गया था, या उससे पहले जो वायदे किए गए थे इटली को, वो पूरे नहीं किए गए। वो टेरिटोरियल गेन इटली को नहीं मिला है। सो इटली और जर्मनी की जो रीजनेबल डिमांड्स हैं, अगर उनको जो वेस्टर्न यूरोपियन शक्तियां या लीग ऑफ नेशंस अगर मान ले, तो युद्ध को टाला जा सकता है। दैट मीन्स ब्रिटेन और फ्रांस जैसी शक्तियां एक ओपन जो है वो डिस्कशन का टेबल ओपन करना चाहती थी जर्मनी और इटली के लिए, ताकि बैठकर सभी लीडर्स जो हैं वो अपने इस डिस्प्यूट को मान लें। और इनफैक्ट जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं वो तो यहां तक तैयार थी कि जितनी भी आपकी रीजनेबल डिमांड्स हैं उन सभी को हम मान लेंगे, बस ये अग्रेशन जो है वो टल जाए किसी ना किसी तरह। ठीक है, सो पहला पॉइंट देखिएगा, इट वाज बिलीव्ड दैट बाय एक्सेप्टिंग द लेजिटिमेट डिमांड्स ऑफ द अग्रेसिव पावर्स, open military confrontations would be prevented and peace ensured. Second point, people were still haunted by the memories of devastation caused by the First World War and wanted to prevent such a situation from happening again. लोग घबराए हुए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जिस तरह पहली बार इतने बड़े लेवल पर लोगों को नॉट जस्ट एग्जीक्यूट लेकिन उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करना, लोगों को मारना, शहर के शहर बर्बाद कर देना, ये पहली बार देखा यूरोप ने, मेनलैंड यूरोप ने। ठीक है, ऐसा नहीं है, मंगोल्स ने भी किया है, शहर के शहर ध्वस्त किए हैं। ठीक है, कई अरेबियन शक्तियों ने, कई खलीफों ने जो है वो जब इस्लाम को एक्सपेंड कर रहे थे तो शहर के शहर उन्होंने भी एग्जीक्यूट करवाए हैं। लेकिन मेनलैंड यूरोप में इस इतने बड़े लेवल पर और खास तौर पर मॉडर्न वेपन्स का यूज करते हुए ऐसा नहीं देखा था। क्यों? क्योंकि मॉडर्न वेपन्स को लेकर सभी ये बात तो सभी समझते थे लोग कि मॉडर्न वेपन्स जो है वो अब समय के साथ डेडली होते जाएंगे। जो ट्रेडिशनल वेपन्स हैं वो इतने डेडली नहीं है। तीर तलवार जो आर्टिलरीज हैं उनके खिलाफ जो मेडिवल और एंशिएंट समय से ही जो है वो डिफेंसेस प्रिपेयर्ड हैं। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ट्रेंचेस बना दी, फिर उन ट्रेंचेस को डिफाई करने के लिए मोर्टार की शेलिंग होने लगी, फिर मोर्टार की शेलिंग होगी तो दीवारें बनाई, फिर दीवारों को तोड़ने के लिए जो है वो हाउइट्जर्स आ गए। ठीक है, अब हाउइट्जर्स आ गए तो फिर बार्ब्ड वायर्स, टैंक्स वगैरह, यानी कि ये जो नए वेपन्स हैं इनके लिए डिफेंस जो है वो मुश्किल मतलब डिफेंस आप क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगर आप पूरी की पूरी सिटी को न्यूक कर देंगे तो उसके खिलाफ आप सभी लोगों को कैसे जो है वो न्यूक्लियर बंकर प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट? और अगर अकस्मात कर दिया जाए तब तो एंटायर सिटीज की पॉपुलेशन जो है वो खत्म हो जाएंगी, राइट? और कई जनरेशंस म्यूटिलेट हो जाती हैं। तो ये तो अभी देखा ही नहीं था लोगों ने, अभी न्यूक तो देखना है, अभी न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी को तो अभी समझना था कि कितनी नुकसानदेह है। ठीक है, लेकिन जो लोग हैं उनको आइडिया था कि अगर अब की बार फिर से इस तरह का ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट छिड़ता है तो जनता का बहुत नुकसान होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, मोर ओवर ब्रिटेन एंड फ्रांस वर इकोनॉमिकली वीक एंड इल प्रिपेयर्ड फॉर एनी वॉर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ब्रिटेन और फ्रांस नहीं थे युद्ध के लिए तैयार। ठीक है, वो रिसोर्सेज जुटा भी ले लेकिन लंबे समय तक नहीं युद्ध लड़ सकते थे। उसके अलावा मैनी लीडर्स बिलीव दैट जर्मनी एंड इटली हैड जेन्युइन ग्रीवियंसेस। ये मैंने आपको बताया, कई लीडर्स ये समझते थे कि जर्मनी और इटली के जो ग्रीवियंसेस हैं वो जेन्युइन हैं और वो मान लेने चाहिए। इटली हैड नॉट बीन, अब देखिए ग्रीवियंसेस क्या हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, इटली हैड नॉट बीन गिवन इट्स ड्यू एट वर्सलीज and most of the provisions of the peace treaty were too harsh on Germany. पीस ट्रीटी के प्रोविजन जर्मनी पर हार्श थे और ट्रीटी ऑफ वर्सलीज का ड्यू था अभी इटली को, जो वायदा किया गया था जितना टेरिटोरियल गेन मिलेगा, जो खास तौर पे युगोस्लाविया का जो इटालियन भाषा बोलने वाला
जो हिस्सा गया है वो इटली को मिलना चाहिए, राइट? क्योंकि वहां वो माइनॉरिटी में हो जाते हैं और फिर वहां पर उनका शोषण हो रहा है। सो इटली के लिए समस्या है, राइट? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, दस द ब्रिटिश एंड लेटर फ्रेंच वर of the opinion that if these grievances were removed, a more stable and peaceful Europe, hence the world, would be ensured. ठीक है, तो मैंने आपको बताया ब्रिटेन और फ्रांस क्या कह रहा था कि अगर ये रीजनेबल डिमांड्स अगर मान ली जाती हैं, सो पीस कैन बी अपॉन अस। ठीक है, पीस को इंश्योर किया जा सकता है, नॉट जस्ट इन यूरोप लेकिन पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि यूरोप की जो इकॉनमी, ये जो यूरोपियन शक्तियां हैं, इन्होंने ही तो पूरी दुनिया को कॉलोनाइज कर रखा है। तो अगर इनकी इकॉनमी पीसफुल होगी तो इनकी कॉलोनीज की इकॉनमी भी पीसफुल रहेगी। नॉट जस्ट इकॉनमी लेकिन वहां का पॉलिटिकल सिनेरियोज भी पीसफुल ही रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सोसाइटी पीसफुल रहेगी। नाउ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चैम्बरलेन was of the view that personal contact between leaders was a better alternative to settle contentious issues. He thought that with the League virtually defunct, the only way to control Hitler and Mussolini was to bring them to the negotiation table and accept their reasonable demand. तो ये बात 1937 से 40 तक चैम्बरलेन शक्ति में रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे कंजर्वेटिव पार्टी के ब्रिटेन में, और उन्होंने कहा कि युद्ध को अगर टालना है तो हिटलर और मुसोलिनी को बुलाओ और लीडर्स आपस में बैठ के डिसाइड कर ले। पार्टियां अगर आपस में बैठेंगी, सरकारें अगर आपस में डिस्कशन करेंगी तो पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक सरकार भले ही वो किसी भी डायरेक्शन में काम करती नजर आ रही हो, उसके जो मेंबर्स होते हैं, उसके जितने भी जो भी स्ट्राटा है, जो भी लेयर्स हैं उस गवर्नमेंट की, उनके अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, अलग अलग एम्बिशंस हो सकते हैं। तो जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें टांग खींचने की आदत तो होती है, खासकर ब्रिटेन की ब्यूरोक्रेसी में, और यूएस की भी टांग खींचने की आदत है ही। जर्मनी की सेंट्रलाइज्ड है, वो एडोल्फ के हाथ में, दिखने को एडोल्फ के हाथ में, लेकिन उसकी काउंसिल के हाथ में भी है। ठीक है, सो इसीलिए फासिस्ट रिजीम भी कहा गया है, क्योंकि ब्रिटेन, जब भी ब्रिटेन की बात की जाती है ना, जब भी विश्व युद्ध की बात की जाती है, तो हिरोहितो, मुसोलिनी, हिटलर वर्सेस फ्रांस, यूएस एंड ब्रिटेन। ठीक है, कई जगहों पर लीडर्स का नाम भी ले लिया जाता है, लेकिन मोस्टली फ्रांस, यूएस एंड ब्रिटेन रखा जाता है, लीडर्स का नाम नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि एक फासिस्ट रिजीम में एक लीडर जो है, वो एक चेहरा आगे होना जरूरी है। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि जो ब्रिटेन है, उनकी पॉलिसीज लॉन्ग टर्म होती है, वो किसी एक चेहरे को लेकर नहीं चलते। लॉन्ग लिव द किंग एंड क्वीन, और क्वीन जो है वो समय के साथ बदलते रहते हैं, तो वो नाम लेकर नहीं बोलते कि ये किंग ही जो है वो लॉन्ग लिव होना चाहिए। दे से लॉन्ग लिव द क्वीन, सभी क्वींस जो है वो लंबा जीना चाहिए। दैट मीन्स उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो पोस्ट के लिए है, व्यक्ति के लिए नहीं है। सो ये फासिज्म, खैर इस पर आगे डिस्कस करेंगे। फासिज्म, मैंने बोला ना, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं यूरोप की, उन पर अलग से टॉपिक लेकर आऊंगा, वहां पर फासिज्म को डिटेल में डाइसेक्ट करेंगे, पूरा खोल के पढ़ेंगे फासिज्म को, एक एक चीज को। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। But nobody had any idea about what were the reasonable demands of these fascist powers. Many influential sections of British society wanted a strong Germany, as it would be better able to serve the economic interest of Britain. अब देखिए, ब्रिटेन में कई ऐसे मर्चेंट्स थे जिनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ब्रिटेन की पार्लियामेंट में था, उनका इंटरेस्ट था जर्मनी के साथ ट्रेड करने में। अब देखिए, ब्रिटेन में जितने भी मर्चेंट्स थे वो सभी के सभी तो साउथ अमेरिका, सभी के सभी तो इंडिया में ट्रेड नहीं करते थे। जो पुराने ट्रेडर्स थे उनका साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड था। जो नए ट्रेडर्स बने थे वो रिलेटिवली क्लोज, यानी कि जर्मनी यानी यूरोप में ट्रेड करते थे। तो जर्मनी, खैर किस तरह के मर्चेंट्स ब्रिटेन में थे, वो ब्रिटेन को जब हम डाइसेक्ट करके पढ़ेंगे तो वहां की बात है, वहां पर हम लेंगे उसको डिटेल में कि अलग अलग तरह के मर्चेंट्स क्या क्या थे। फिर हम देखिए, मैं कंट्री टू कंट्री भी आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में, जिसमें मैं आपको ब्रिटेन के हर एक जितने भी इंपॉर्टेंट शायर्स रहे हैं, शहर जो रहे हैं, ठीक है, ट्रेडिंग शहर जो रहे हैं, उनके इतिहास बताऊंगा। फिर वहां से कौन कौन से लॉर्ड्स निकलते हैं, ठीक है, उन सब को धीरे समझेंगे, डिटेल समझ बनाऊंगा आपकी मैं। ठीक है, ताकि नॉट जस्ट, अब देखिए वो सारी चीजें सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको हमेशा से बोला है कि कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है।
अगर आपको ब्रिटेन के बारे में, ब्रिटेन जिसने पूरी दुनिया के इतने सारे देशों पर कंट्रोल किया, अगर उसके बारे में अगर आपको डिटेल में पता है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, आपके आंसर राइटिंग में वो आपकी वो अंडरस्टैंडिंग नजर आएगी एग्जामिनर को। सो जस्ट बिकॉज कोई चीज सिलेबस का हिस्सा नहीं है और अगर मैं उसे पढ़ा रहा हूं, दैट डजंट मीन कि वो कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, यू हैव टू हैव सम फेथ इन मी। नेक्स्ट देखिएगा, they argued that by removing their grievances the German economy would recover and help British exports। ठीक है, सो बेसिकली ये पॉइंट तो मैंने आपको समझाया हुआ है कि ब्रिटेन के लोग चाहते थे कि जर्मनी की इकोनॉमी रिकवर हो, और ट्रीटी ऑफ वर्सलीज से पहले से ही ब्रिटेन ने ये बात, और यूएस भी, क्योंकि दोनों के लिए जर्मनी अगर सशक्त होता है, इकोनॉमिकली रिवाइव करता है अपने आप को, तो एक मार्केट की तरह एक्ट करेगा। नेक्स्ट देखिएगा, now both Britain and France despised and feared communism and believed USSR to be a bigger threat than Hitler। Moreover, both Mussolini and Hitler also intensely hated the communists। अब देखिए, यूएसएसआर, रशियन एम्पायर जो बाद में फिर सोवियत यूनियन बना, यूएसएसआर बना, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में उससे कुछ नहीं पहुंचा गया। ठीक है, एलाइज द्वारा ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में कोई बात नहीं पूछी गई, नेगोशिएशन के लिए बुलाया ही नहीं गया। उसके बाद लाइन से जितने भी कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, बहुत कम जगह पर रशिया को रिप्रेजेंटेशन मिली। दैट मीन्स रशिया से पूछा ही नहीं जा रहा है। 1920 से लेकर 1937 तक रशिया से पूछा ही नहीं गया। यूरोप के जितना भी जो भी मतलब कि इंटरनेशनल मंच है, इंटरनेशनल स्टेज जो है, वो यूरोपियन जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उसको रिजॉल्व करने का, उस पर रशिया की कोई से ही नहीं है। रशिया ने कुछ कहा ही नहीं, पूछा ही नहीं गया इनफैक्ट यूएसएसआर से। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि यूएसएसआर अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे रिवाइव कर रहा था और वो एक बड़ा खतरा था, क्योंकि यूएसएसआर जो है वो चाहता था कि सोवियत इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वो पूरी, नॉट सोवियत बट कम्युनिस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वो पूरी दुनिया पे एस्टेब्लिश हो। उनका ये एजेंडा था, उनका ये एम था थर्ड इंटरनेशनल का। ठीक है, सो दैट मीन्स जो वेस्टर्न शक्तियां हैं उनके लिए यूएसएसआर एक जर्मनी से बड़ा खतरा है, क्योंकि जर्मनी तो फिर भी कैपिटलिस्ट है, वो तो अलग ही तरीके का इकोनॉमिक ऑर्डर लेकर आ रहे हैं जो कि डायरेक्टली चैलेंज करता है पुराने बसे बसाए इकोनॉमिक ऑर्डर को। सो दैट मीन्स यूएसएसआर हिटलर से बड़ा खतरा है, और अगर यूएसएसआर को कंटेन रखना है, राइट, और यूएसएसआर से दूरी बनाकर रखनी है, तो वेस्टर्न यूरोप और यूएसएसआर के बीच में बफर चाहिए, और अगर जर्मनी स्ट्रांग हो जाता है तो उस बफर की तरह एक्ट करेगा। इसीलिए जर्मनी के अग्रेशन को सहा गया ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा, क्योंकि जर्मनी अगर स्ट्रांग होता है तो यूएसएसआर से सबसे पहले जो है वो जर्मनी ही टकराएगा। ठीक है, और जर्मनी और इटली दोनों जो है वो कम्युनिज्म के खिलाफ थे, क्योंकि वो कैपिटलिस्ट राष्ट्र बन रहे थे। Hence, any leaders in Britain and France were willing to overlook the aggression of Nazism and fascism in the hope that there would be a buffer against communist expansion westwards। communist expansion अगर वेस्ट में होता है तो पहले जर्मनी और इटली निपटेगा उनसे, फिर वो वेस्टर्न यूरोपियन शक्तियों तक पहुंचेगा। ठीक है, now lastly the British believed that they were not prepared for a full scale war with either Italy or Germany। Even military chiefs were of the view that British military was not powerful enough to fight a war against more than one country at the same time। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो ब्रिटिश मिलिट्री चीफ है ना, उन्होंने क्लियर कर दिया कि नहीं, ब्रिटेन जो है वो एक साथ एक से ज्यादा कंट्रीज से लड़ने की सिचुएशन में नहीं है। कैसी कंट्री? एक इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, एक वेस्टर्न तर्ज पर जिसकी सेना, नॉट जस्ट वेस्टर्न तर्ज, लेकिन यूरोप में है तो वेस्टर्न तर्ज पे तो सेना डेवलप्ड है ही, लेकिन इंडस्ट्रियलाइज्ड है, जिनके पास मॉडर्न वेपन्स हैं। ऐसे देश से लड़ने की स्थिति में ब्रिटेन अभी नहीं है। नाउ दिस लिमिटेड द स्कोप ऑफ गवर्नमेंट एंड कंपेल्ड इट टू गो टू एनी लेंथ इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अ वॉर। ठीक है, सो युद्ध में जाना, युद्ध करना जो है वो अभी ऑप्शन नहीं है। सो दैट मीन्स युद्ध टालने के लिए कुछ भी किया जाए, इसीलिए पॉलिसी अपनाई गई अपीजमेंट की। और जर्मनी और इटली ये बात जानते थे कि फ्रांस और ब्रिटेन को अगर हम अलग अलग कर दें और रशिया से अगर हाथ मिला ले तो उसके बाद हम एग्रेसिव एक्सपेंशन कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकेगा।
इसलिए एंग्लो जर्मन रिलेशन, इसलिए इटली और फ्रांस के रिलेशन, इसलिए जर्मनी के साथ रिलेशन बनाकर रखे, लेकिन पोलैंड के साथ नॉन अग्रेशन पैक्ट साइन किया, लेकिन एक बार फिर से सोवियत के साथ अच्छे रिलेशन बनाएगा जर्मनी। आइए आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सो द लिमिटेड स्कोप ऑफ गवर्नमेंट एंड कंपेल्ड इट टू गो टू एनी लेंथ इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अ वॉर। नेक्स्ट देखिए, इंपैक्ट ऑफ अपीजमेंट। अब ये अपीजमेंट की पॉलिसी का इंपैक्ट क्या रहा? पहला पॉइंट देखिएगा, अपीजमेंट हैड अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द वे इंटरनेशनल रिलेशंस डेवलप्ड। देखते हैं कि क्या प्रोफाउंड इफेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस पर। पहला पॉइंट, इट गेव मेनी सक्सेसेस टू हिटलर एंड इंक्रीज्ड हिज पॉपुलैरिटी इन जर्मनी टू अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स। जहां जहां पर जर्मन भाषा बोलने वाले लोग थे ना यूरोप में, वो सभी हिटलर को अपना फ्यूहरर मानने लगे। फ्यूहरर इज द जर्मन वर्ड फॉर लीडर, लेकिन आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लेकर चलेंगे तो वहां पर डिक्टेटर वर्ड यूज होगा। मैंने आपको बोला ना, जो युद्ध जीतता है वो अपने हिसाब से हिस्ट्री को रीराइट करता है। और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जो दो यूनिवर्सिटीज हैं, और खास तौर पर ऑक्सफोर्ड पूरी दुनिया के लिए इंग्लिश और इंग्लिश के वर्ड्स का मतलब जो है वो बनाता है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज की जो डिक्शनरी है वो ऑक्सफोर्ड की सबसे ऑथेंटिक मानी जाती है, खास तौर पर उन सब देशों में जो कि गवर्नड हैं, जो गवर्नड थे ब्रिटिश एम्पायर द्वारा, ठीक है। और नॉट जस्ट दैट, जिन्होंने भी इंग्लिश को अडॉप्ट किया है ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी वो मानते हैं। सो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में फ्यूहरर शब्द का मतलब है डिक्टेटर, लेकिन जर्मन भाषा में फ्यूहरर शब्द का मतलब होता है लीडर, ठीक है, या एक गाइड। सो समझ रहे हैं ना आपकी किस तरह खेला जाता है जीतने वाली शक्ति द्वारा। सो विजय गाथाएं मतलब एक बिल्कुल बेसिक आइडिया मैं आपके दिमाग पर डालना चाहता हूं कि विजय गाथाएं, विक्ट्री टेल्स क्या होती हैं। जीतने वाला व्यक्ति ही, जो भी हम इतिहास पढ़ते हैं ना, बेसिकली विजय गाथा होती है। बात नेपोलियन ने कही थी कि जो भी हम इतिहास पढ़ रहे हैं ना, ये बेसिकली विजय गाथाएं हैं। और विजय गाथाएं किसके द्वारा लिखी जाती है? जो विजयी हुआ है, जो भी शक्ति विजयी हुई है वो विजय गाथा लिखती है। सो दैट मीन्स अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, अगर आप आंख मूंद के इतिहास को समझते रहेंगे तो आपको विजय गाथा ही परोसी जाएगी। लेकिन मैंने आपको हमेशा से बोला है कि केवल एक पक्ष को नहीं समझना, हमें सभी पक्षों की तरफ से इतिहास को समझना है। तो केवल ब्रिटेन की साइड से नहीं समझना, हमें जर्मनी के साइड से भी, जापान, रशिया, भारत, इन सभी की साइड से हमें समझना है कि जो वर्ल्ड वॉर घटना क्या है, विश्व युद्ध, ठीक है। हमें यूरोपियन कंट्रीज में भी, वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के परसेप्शन से देखना है कि विश्व युद्ध की क्या अहमियत, क्या मतलब और क्या परिणाम रहे उनके लिए, विश्व युद्ध के दोनों वर्ल्ड वॉर्स के। सिमिलरली रशिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस, चाइना, जापान, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, अरेबियन कंट्रीज या जितने भी इस्लामिक रीजन है वो, अफ्रीकन कंट्रीज और अमेरिकाज, सभी के लिए हमें समझना है, राइट। सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। नाउ इट गेव मैनी सक्सेसेस टू हिटलर। हिटलर को सक्सेस मिली कैसे? राइनलैंड को कंट्रोल किया, ऑस्ट्रिया को ऑक्यूपाई किया, रिआर्मामेंट किया, नेवल रिआर्मामेंट किया, ठीक है। उसके अलावा रशिया से रिलेशन बनाया, रशिया में अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप किया, ठीक है। रोम बर्लिन एक्सिस बनाया, जापान के साथ जो है वो एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट किया। तो जर्मनी बेसिकली एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा। तो क्यों? जस्ट बिकॉज फ्रांस एंड ब्रिटेन वर नॉट रेडी टू फेस जर्मनी वन ऑन वन, right? The German population became convinced that Führer could do no wrong and were willing to follow him to any path, even the war. अब फ्यूरर के साथ सभी जो हैं वो नाजी सलूट देते हुए, ठीक है, सारी जर्मन भाषा बोलने वाले लोग जो हैं वो, नॉट सारे लेकिन मेजॉरिटी एंड अ सब्सटेंशिएटिव मेजॉरिटी तैयार थी और सहमत थी हिटलर के पॉइंट ऑफ व्यू से और हिटलर की जो भी पॉलिसीज थी उनसे। क्यों? क्योंकि जर्मनी पर हार्श ट्रीटी तो हुई थी, ठीक है, ये बात तो मानना पड़ेगा कि जर्मनी पर हार्श ट्रीटी हुई थी। अब इस पॉइंट का इस्तेमाल जो है वो एक ऑस्ट्रिया के रहने वाले व्यक्ति, क्योंकि हिटलर जो है वो जर्मनी का नहीं था, हिटलर ऑस्ट्रिया से था, लेकिन हिटलर जर्मनी सेना में भर्ती हुआ क्योंकि जर्मन भाषा बोलने वाले लोग तो ऑस्ट्रिया में भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सो जो हिटलर को फॉलो जो कर रहे थे लोग, वो हिटलर के साथ युद्ध में जाने को तैयार थे, ठीक है। हिटलर राइटली परसीव्ड द टिमिडिटी ऑफ ब्रिटेन एंड फ्रांस एंड वाज एम्बोल्डेंड इनफ सो दैट ही वाज विलिंग टू रिस्क अटैकिंग पोलैंड, देयरबाय इंश्योरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देखिए, हिटलर ने राइनलैंड को कंट्रोल किया, हिटलर ने ऑस्ट्रिया को कंट्रोल किया,
हिटलर, अभी हम देखेंगे कि हिटलर चेकोस्लोवाकिया को भी कंट्रोल करेगा, तो क्या बच गया हिटलर के एम्स में? पोलैंड रह गया। अब हिटलर जो है वो इन्वेड करेगा पोलैंड को। जैसे ही हिटलर इन्वेड करता है पोलैंड को, बच जाता है क्या? युद्ध डंका, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है। ठीक है, हिटलर पोलैंड को इतना ओपनली इन्वेड कैसे कर रहा है? क्योंकि हिटलर ने अपने सारे एम्स को पूरा किया है, और थ्रू आउट हिटलर जो अपने एम्स को पूरा कर रहा था, जो एलाइज है उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो हिटलर को लगा जब मैं पोलैंड को ऑक्यूपाई करूंगा तो भी एलाइज कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पोलैंड के साथ जो है वो ब्रिटेन और फ्रांस ने फुल वायदा कर रखा था कि जो चेकोस्लोवाकिया के साथ हुआ वो हम पोलैंड के साथ नहीं होने देंगे। ठीक है, लेकिन पोलैंड पर अटैक करा किसने? जर्मनी ने, और ब्रिटेन और फ्रांस को युद्ध में उतरना पड़ा। ठीक है, वो खैर फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जब इवेंट्स आपको कराऊंगा तो वहां पर उन सभी पॉइंट्स को तो हम समझेंगे ही। ठीक है, लेकिन अभी आपको यह पता होना चाहिए कि ब्रिटेन और फ्रांस की हालात कमजोर थे, इसीलिए हिटलर ने यह रिस्क लिया कि मैंने राइनलैंड को जबरदस्ती से कब्जा किया, मैंने उसके अलावा ऑस्ट्रिया को जबरदस्ती कब्जा किया, चेकोस्लोवाकिया को जबरदस्ती कब्जा किया, तो पोलैंड को भी कर ही लेते हैं। अभी तक कुछ नहीं कह सके तो आगे भी नहीं कहेंगे, लेकिन यहां तो युद्ध छिड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, दिस प्रिवेंटेड अ स्ट्रॉन्ग फ्रेंच ब्रिटेन कोalition अगेंस्ट द फासिस्ट पावर्स एज द अपीजमेंट वाज मेनली अ ब्रिटिश पॉलिसी एंड द फ्रेंच डिड नॉट ऑलवेज एग्री। अब देखिए, पोलैंड पर हमला करने से पहले जितना भी फासिस्ट अग्रेशन था उसका खुला विरोध ना ही फ्रांस ने किया, लेकिन ना ही ब्रिटेन ने किया। लेकिन जर्मनी के साथ रिलेशन बेहतर करने का स्टेप ब्रिटेन ने पहले उठाया, इसीलिए जेपर्डी में ब्रिटेन ने फ्रांस को डाला। ठीक है, फ्रांस को मजबूर किया कि अब वो भी मुसोलिनी और हिटलर के आगे अपीजमेंट की पॉलिसी लेकर जाए। अगर ब्रिटेन स्ट्रॉन्ग स्टांस लेता तो फ्रांस भी स्ट्रॉन्ग स्टांस लेता। ब्रिटेन ने अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाई, फ्रांस को भी अपनानी पड़ी, लेकिन फ्रांस ने ओपनली क्रिटिसाइज नहीं किया। लेकिन सभी यह बात समझते थे कि फ्रांस वाज नॉट कंफर्टेबल विद दिस पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, क्योंकि ब्रिटेन तो समय रहते अपने आइलैंड पर कट लेगा, मेनलैंड यूरोप में तो फ्रांस फंस जाएगा। ठीक है, देखिएगा, हिटलर राइटली परसीविंग द टिमिडिटी ऑफ ब्रिटेन एंड फ्रांस and was emboldened enough so that he was willing to risk attacking Poland, thereby ensuring the Second World War. This prevented what? The policy of appeasement prevented a strong French-Britain coalition. पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट की वजह से फ्रेंच ब्रिटेन कोalition नहीं बन पाया, और यही तो चाहता था ना हिटलर कि स्ट्रेसा फ्रंट टूट जाए। इसीलिए हिटलर ने दो काम किए। इसीलिए हिटलर ने पहले ब्रिटेन को ऑफर किया क्या? एंग्लो जर्मन नेवल अग्रीमेंट, और फिर उसके बाद जब राइनलैंड और ऑस्ट्रिया को कब्जा किया तो 25 साल का ट्रूस या 25 साल का पीस पीरियड ऑफर कर दिया, और ब्रिटेन ने वो पीस पीरियड एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ब्रिटेन तो हमेशा से ही इसी फेवर में था कि जर्मनी अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करे। और ब्रिटेन में काफी बड़ा हिस्सा पॉपुलेशन का ये जानता था और ये चाहता था, मतलब इस बात से सहमत था कि जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को ऑक्यूपाई किया, क्योंकि ऑस्ट्रिया भी जर्मन स्पीकिंग लोग ही हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन की तरफ से बड़ा ऑब्जेक्शन नहीं था। लेकिन जर्मनी यूरोप में बैठा बैठा एक्सपेंशन कर रहा है, सबसे ज्यादा खतरा किसको है? फ्रांस को है, और फ्रांस को खतरा है और ब्रिटेन ऐसे में कुछ नहीं कर रहा। सो दैट प्रिवेंटेड अ स्ट्रॉन्ग फ्रेंच ब्रिटेन कोalition अगेंस्ट द फासिस्ट पावर्स एज द अपीजमेंट वाज मेनली अ ब्रिटिश पॉलिसी। अपीजमेंट किसकी पॉलिसी थी? ब्रिटिश पॉलिसी थी। फ्रांस को मजबूरन अपीजमेंट की पॉलिसी अपनानी पड़ी, एंड द फ्रेंच डिड नॉट ऑलवेज अग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फॉर इंस्टेंस इट वॉज द नेवल अग्रीमेंट ऑफ ब्रिटेन विद हिटलर विच बिकेम द रीजन फॉर ब्रेकिंग अप ऑफ स्ट्रेसा फ्रंट। तो ये तो मैंने आपको पिछले टॉपिक में ही बताया था। ठीक है, जो एंग्लो जर्मन नेवल अग्रीमेंट हुआ है उसकी वजह से ही स्ट्रेसा फ्रंट टूटा, क्योंकि इस नेवल अग्रीमेंट की वजह से जर्मनी ने अपनी नेवी कर ली स्ट्रांग, ब्रिटेन ने ऐसा होने दिया, इससे ट्रीटी ऑफ वर्सलीज टूट गई। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज टूट गई तो फ्रांस जो है वो और इटली दोनों सस्पिशियस हो गए किसके खिलाफ? ब्रिटेन के खिलाफ, और स्ट्रेसा फ्रंट टूट गया। और यही एग्जैक्टली प्लान भी था किसका? हिटलर का, कि जो एलाइज है उनमें फूट डल जाए, और जब मैं एग्रेशन करूं तो कोई मुझे रोके ना। ठीक है, नाउ द अपीजमेंट पॉलिसी ऑल्सो बिकेम अ रीजन फॉर इंटरनल डिस्प्यूट्स इन ब्रिटेन एंड फ्रांस। देखिए, अब ब्रिटेन और फ्रांस की सरकारें अपीजमेंट की पॉलिसी अपना रही थी, कुछ लोग उसका सपोर्ट कर रहे थे, कुछ विरोध भी तो कर रहे थे ना। कुछ ये भी तो चाहते थे कि जर्मनी को स्ट्रांग ना होने दिया जाए। वो एंटिसिपेट कर रहे थे कि वॉर हो जाएगी, जर्मनी ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो।
Now, leadership got divided into rival groups, with one arguing that peace can only be achieved by addressing the reasonable demands of Hitler, another contesting that to resist them. ठीक है, तो एग्जाम्पल मैंने चैम्बरलेन और विंस्टन चर्चिल का दिया ही. फॉर एग्जाम्पल, डिसएग्रीइंग विद प्राइम मिनिस्टर चैम्बरलेन, विंस्टन चर्चिल बिलीव दैट नो अमाउंट ऑफ अपीजमेंट वुड सेटिस्फाई हिटलर as his so-called reasonable demands would keep on increasing. पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट की वजह से ब्रिटेन और फ्रांस के इंटरनल जो पॉलिटिकल माहौल है उसमें भी डिस्प्यूट, राइवलरीज खड़ी होने लगी. इनफैक्ट कंजर्वेटिव पार्टी में दो ग्रुप्स बन गए, एक जो चैम्बरलेन के साइड और एक जो विंस्टन चर्चिल के साइड, क्योंकि चैम्बरलेन कह रहा था कि हिटलर और मुसोलिनी से बैठकर बातें कर लेते हैं, सुलझा लेंगे मामला, और विंस्टन चर्चिल क्लियरली कह रहा था कि हिटलर का प्लान बहुत दूर का है, वो एक्सपेंड करता रहेगा, आप उसकी बात मानते रहेंगे, वो एक्सपेंड करता रहेगा, हमें फोर्सफुली कंटेन करना पड़ेगा जर्मनी को, इससे पहले कि वो फिर से वही ग्लोबल ऑर्डर. मैंने आपको बोला ना, रशिया से अगर हाथ मिला लिया, तो स्लेविक कंट्रीज जर्मनी से जुड़ जाएंगी. ठीक है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली अगर जुड़ गए, स्लेविक यूगोस्लाविया जुड़ गया, तो टर्की तो पुराना ही दोस्त है, वो भी जुड़ जाएगा, और इंडिया तक पूरा का पूरा जो है वो ये पूरा का पूरा फिर से एक इकोनॉमिक कॉरिडोर खुल जाएगा. ठीक है, जिससे साउथ ईस्ट एशिया, चाइना से आने वाला जितना भी ट्रेड है वो डायरेक्टली अब जर्मनी तक पहुंचेगा और जर्मनी के एलाइज तक पहुंचेगा, जिससे एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर खड़ा हो जाएगा, जो कि पुराना इकोनॉमिक ऑर्डर जो चल रहा है किनका, ब्रिटेन और यूएस द्वारा या फ्रांस द्वारा जो एस्टेब्लिश्ड है, उसको डायरेक्ट चैलेंज है और उनको नुकसान है. तो ये इकोनॉमिक ऑर्डर को ही प्रिजर्व करके रखना है, ये एक बहुत बड़ा जो है वो ड्राइविंग फोर्स है युद्ध का, कि इस पुराने एस्टेब्लिश्ड इकोनॉमिक ऑर्डर को प्रिजर्व करके रखना है. यूएसएसआर के खिलाफ युद्ध क्यों है? क्योंकि वो एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर लाना चाहता है. जर्मनी के खिलाफ युद्ध क्यों है? क्योंकि जर्मनी जो है वो साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्ट करना चाहता है, जमीनी मार्ग भी और समुद्री मार्ग भी, क्योंकि जर्मनी के पास जो है वो कुछ खास स्ट्रॉन्ग जो है वो नेवल आउटलेट नहीं है, यानी कि मतलब कोस्ट लाइन नहीं है जिससे वो ट्रेड जो है वो कैरी आउट कर सके. दैट मीन्स उसको मेडिटेरेनियन में कोस्ट लाइन चाहिए, उसको इंडियन ओशियन में भी कोस्ट लाइन चाहिए, राइट. तो ये तो पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको एस्टेब्लिश कर चुका हूं, और आई होप अगर आप पिछले सेशंस मेरे देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं, आप अग्री भी करते होंगे मेरे इन सब कंक्लूजन से, है ना. सो फॉर एग्जाम्पल, डिसएग्रीइंग विद प्राइम मिनिस्टर चैम्बरलेन, विंस्टन चर्चिल बिलीव दैट नो अमाउंट ऑफ अपीजमेंट वुड सेटिस्फाई हिटलर as his so-called reasonable demand would keep on increasing. The split among the policy makers meant that no decisive foreign policy could be framed against Nazi demand. अब ये जो पॉलिसी मेकर्स एक ही पार्टी में जिसकी कैबिनेट है उन्हीं में ही अगर गुटबंदी हो गई, बट गए वो, तो एक सिंगल जो है वो पॉलिसी नहीं बन पाई, जिस चीज का फायदा, इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फायदा जर्मनी और इटली लगातार यही इसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इसी पॉलिटिकल एक स्ट्रॉन्ग स्टांस के एब्सेंस का फायदा ही तो उठा रही थी फासिस्ट पावर्स, राइट. सो नाजी डिमांड के आगे कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिसी नहीं बना सके, इसलिए पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट यूज करनी पड़ी उन्हें. अब देखते हैं म्यूनिक एग्रीमेंट क्या था. ठीक है, अब इस म्यूनिक एग्रीमेंट के चलते चेकोस्लोवाकिया को धरा है. किसने? जर्मनी ने. जर्मनी ने पहले राइनलैंड को धरा, फिर ऑस्ट्रिया को धरा, फिर चेकोस्लोवाकिया को धरा म्यूनिक एग्रीमेंट के चलते. ठीक है, ये मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि म्यूनिक एग्रीमेंट में उसने कहा था हिटलर ने कि चेकोस्लोवाकिया धरेंगे. आज मैं आपको बताऊंगा कैसे चेकोस्लोवाकिया को ऑक्यूपाई किया. लेकिन मैंने आपको बताया है हिटलर तो ये कह रहा था कि जर्मन पॉपुलेशन वाले रीजन को एक्वायर करेंगे, और मैंने आपको हमेशा से बताया कि चेकोस्लोवाकिया का जो बाउंड्री वाला रीजन है जिसको सुडेंटलैंड कहा जाता है, वहीं पर ही जर्मन पॉपुलेशन है. सो क्या केवल बाउंड्री को एक्वायर किया जाएगा हिटलर द्वारा, या पूरा चेकोस्लोवाकिया? अभी हम देखते हैं. ठीक है, और फिर आखिरी में पोलैंड बच जाएगा. पोलैंड पर जब आक्रमण करता है हिटलर तो विश्व युद्ध छिड़ जाता है. ठीक है, पहला पॉइंट देखिए, नाजी जर्मनी वांटेड टू अनेक्स द सुडेंटनलैंड इन वेस्टर्न चेकोस्लोवाकिया बिकॉज, क्यों? देखिएगा, इट हैड अ सब्सटेंशियल जर्मन पॉपुलेशन विच हिटलर वांटेड टू ब्रिंग इनटू द राइख. तो मैंने आपको बताया ही, हिटलर ने कहा ही था कि थर्ड राइख में हम सभी जर्मन्स को जोड़ेंगे, और चेकोस्लोवाकिया का जो आउटर वाला रीजन है वहां पर जर्मन पॉपुलेशन रहती है, उस आउटर वाले रीजन को कहा जाता है सुडेंटनलैंड. उसके अलावा और भी कारण है. मैंने बताया ना कि जर्मनी, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज वाज हार्श ऑन जर्मनी, क्योंकि जर्मनी का जितना भी इंपॉर्टेंट, खास तौर पे जितना भी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन है वो पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, बेल्जियम,
फ्रांस और मतलब इन सारे देशों में बांट दिया गया। सो सुडेटलैंड वाला जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चेकोस्लोवाकिया में अन्य कई इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत वाइटल है जर्मनी के लिए, क्योंकि खास तौर पर चेकोस्लोवाकिया में बहुत सारी म्यूशन मतलब एम्यूनिशन की, यानी कि हथियार बनाने वाली इंडस्ट्रीज हैं बहुत सारी, और वो जर्मनी के लिए बहुत क्रूशियल है अभी। सो इट वाज अ इंडस्ट्रियल एरिया, द होल ऑफ चेकोस्लोवाकिया वाज एन इंडस्ट्रियल एरिया, हैड वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूनिशन फैक्ट्रीज यानी कि हथियार बनाने की फैक्ट्रीज, और खास तौर पे गोलियां, शेल्स वगैरह बनाने की फैक्ट्रीज, ठीक है, इन द वर्ल्ड, एंड हेंस हैड इमेंस वैल्यू फॉर नाजीज। The area also had strategic importance for the expansion of Germany in east towards the Soviet Union. Czechoslovakia strongly resisted the German ambitions. It had a military alliance with France as well as treaty with Soviet Union, which was willing to cooperate in defending Czechoslovakia only in case France and Great Britain also decided to come to Czechoslovakia's defense in case Czechoslovakia was attacked. अब देखिए, जर्मनी के लिए चेकोस्लोवाकिया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहली बात तो जर्मन पॉपुलेशन रहती है वहां, दूसरी बात वहां पर इंडस्ट्रीज और खास तौर पर हथियार बनाने वाली इंडस्ट्रीज, और तीसरी बात वो एक बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जहां से पोलैंड पर अटैक भी किया जा सकता है, रशिया को भी कंटेन किया जा सकता है, हंगरी और जो यूगोस्लाविया यानी कि जो साउथ ईस्टर्न यूरोप है उस पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह बन जाती है चेकोस्लोवाकिया जर्मनी के लिए। अब चेकोस्लोवाकिया की तरफ से अपनी क्या प्रिपरेशंस हैं? तो चेकोस्लोवाकिया का पुराना अलायंस द लिटिल एंटॉन्ट विद फ्रांस। सो चेकोस्लोवाकिया को फ्रांस का सपोर्ट है, क्योंकि फ्रांस ने फ्रॉम 1920s की शुरुआत में ही फ्रांस ने जो है वो जर्मनी को एनसर्कल करने की कोशिश में पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया से ट्रीटीज करी थी, राइट। सो चेकोस्लोवाकिया का फ्रांस का सपोर्ट है। उसी के साथ चेकोस्लोवाकिया का यूएसएसआर के साथ भी सपोर्ट है, क्योंकि यूएसएसआर को इंडस्ट्रियल हेल्प चाहिए। मैंने आपको बताया ना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यूएसएसआर की, ठीक है, लेनिन के न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत यूएसएसआर को कैपिटलिस्ट राष्ट्रों से मदद चाहिए ताकि इंडस्ट्रीज डेवलप हो सके। किसकी? यूएसएसआर की, रशिया की, राइट। सो चेकोस्लोवाकिया वो काम कर रहा है रशिया के लिए। बदले में रशिया ने एक शर्त रखी है कि अगर चेकोस्लोवाकिया पर अटैक होता है तो रशिया उसकी तभी मदद करेगा अगर फ्रांस और इंग्लैंड भी मदद करने में आए। क्योंकि मान लीजिए कि अगर चेकोस्लोवाकिया पर जर्मनी अटैक करता है और रशिया सपोर्ट में आ जाता है, और अगर और कोई नहीं आता तो रशिया को भगा भगा कर पीटेगा जर्मनी, ठीक है। इसलिए रशिया चेकोस्लोवाकिया के साथ एक शर्त पे उसको डिफेंसिव जो है वो हेल्प करने में मदद करेगा। अगर चेकोस्लोवाकिया के खिलाफ छिड़े तो ब्रिटेन और फ्रांस भी मदद में आए, ठीक है। क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस मदद में आएगा चेकोस्लोवाकिया की, तो फिर जर्मनी तब जाकर एक टू फ्रंट वॉर में एंगेज होगा और जर्मनी तब जाकर कमजोर होगा, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया ही। चेकोस्लोवाकिया स्ट्रांगली रेजिस्टेड द जर्मन एम्बिशंस। इट हैड अ मिलिट्री अलायंस विद फ्रांस एज वेल एज ट्रीटी विद सोवियत यूनियन, ठीक है। सोवियत यूनियन के साथ ट्रीटी की क्या कंडीशन है देखिए, विच वॉज विलिंग टू कोऑपरेट, सोवियत यूनियन वॉज विलिंग टू कोऑपरेट इन डिफेंडिंग चेकोस्लोवाकिया ओनली इन केस फ्रांस एंड ग्रेट ब्रिटेन ऑल्सो डिसाइडेड टू कम टू चेकोस्लोवाकियाज डिफेंस इन केस चेकोस्लोवाकिया वॉज अटैक्ड, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया ही। तो अभी तक हमने इस पहले म्यूनिक एग्रीमेंट के इस पहली स्लाइड में हमने क्या देखा कि जर्मनी के लिए चेकोस्लोवाकिया क्यों इंपॉर्टेंट है और चेकोस्लोवाकिया की तरफ से क्या डिप्लोमेटिक मेजर्स लिए गए हैं पॉसिबल अटैक के खिलाफ। आगे बढ़ते हैं। नाउ एज हिटलर्स डिमांड फॉर सुडेटलैंड बिकेम मोर असर्टिव एंड इन्फ्लामेटरी द वॉर सीम्ड इमिनेंट, ठीक है। अब हिटलर जो है वो सुडेटलैंड चाहता था और वो बार बार बोल रहा था अलाइज को कि मुझे सुडेटलैंड चाहिए क्योंकि वहां पर जर्मन पॉपुलेशन है, और अगर आप प्यार से नहीं मानेंगे तो हम युद्ध करके ले लेंगे, छीन लेंगे। तो अगर छीनने की सिचुएशन बनती है तो युद्ध छिड़ जाएगा, और युद्ध जो है वो ब्रिटेन नहीं चाहता। सो दैट मीन्स यहां पर ब्रिटेन को और फ्रांस को इंटरवीन करना पड़ा। बट इंस्टेड ऑफ मीटिंग द थ्रेट पोज्ड बाय जर्मनी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एंड फ्रांस met Hitler and Mussolini in Munich in Germany on 29 and 30 September 1938 and agreed to Germany's terms without the consent of Czechoslovakia.
फ्रांस और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर्स ने हिटलर और मुसोलिनी के साथ म्यूनिक में एक मीटिंग करी। 29, 28 भी कई बार जुड़ जाती है डेट, 28, 29, 30 सितंबर 1938, जिसमें चेकोस्लोवाकिया से नहीं पूछा गया, यूएसएसआर से भी नहीं पूछा गया कुछ भी। और यहां पर क्लियरली क्या बोल दिया गया ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा कि जर्मनी तुम एक काम करो, सुडेंटलैंड वाला हिस्सा तुम एक्वायर कर लो मिलिट्री, अपनी मिलिट्री को यूज करके, ठीक है। और चेकोस्लोवाकिया तुम्हारे खिलाफ अगर लड़ने की कोशिश करता है तो हम आपकी एड में नहीं आएंगे, ब्रिटेन और मतलब चेकोस्लोवाकिया की एड में नहीं आएंगे, मदद करने नहीं आएंगे। और अगर ब्रिटेन और फ्रांस चेकोस्लोवाकिया की मदद करने नहीं आता है तो यूएसएसआर भी नहीं आएगा, क्योंकि यूएसएसआर अकेला नहीं लड़ना चाहता जर्मनी से, अकेला जर्मनी से कोई नहीं लड़ना चाहता, ठीक है। चेकोस्लोवाकिया अपोज्ड द डिसीजन ऑब्वियसली बट वाज coerced into accepting it by Britain and France, who informed the Czechoslovakian government to either fight Germany alone or submit to the prescribed annexations. चेकोस्लोवाकिया ने विरोध किया, ब्रिटेन और फ्रांस ने क्लियर बात कह दी कि देखो जब जर्मन सैनिक आएंगे तो हम तुम्हारी मदद करने नहीं आएंगे, तो अगर तुम्हें लड़ रहा है तो शौक से लड़ो, अदरवाइज ये जो हमने मतलब जो हमने एग्रीमेंट प्रिपेयर किया है इसको प्यार से मान लो, युद्ध नहीं होगा और तुम्हारे लोगों की जान नहीं जाएगी, तुम्हारी इंडस्ट्रीज बर्बाद नहीं होंगी, ठीक है। तो यहां पर चेकोस्लोवाकिया क्या हो गया, फिर से फंस गया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग आर्म कर दिया गया चेकोस्लोवाकिया को और मानना पड़ा। अब जर्मनी ने बदले में क्या किया, अब जर्मनी केवल उसकी बाउंड्री घेर के थोड़ी बैठेगा, अब जब बाउंड्रीज घेरे ली है तो देश को भी कब्जे में करेगा ही। जर्मनी ने फोर्सफुली जो है वो चेकोस्लोवाकिया का कंट्रोल कर लिया। अब फ्रांस और ब्रिटेन ने कुछ नहीं कहा फिर से, दिस वाज द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। जब चेकोस्लोवाकिया के साथ केवल चेकोस्लोवाकिया के बॉर्डरलैंड को कंट्रोल करने की बात हुई थी, लेकिन पूरा चेकोस्लोवाकिया जो है वो अपने कब्जे में कर लिया गया जर्मनी द्वारा, फ्रांस और ब्रिटेन ने कुछ नहीं कहा। नाउ दिस गेव अ वेरी रॉन्ग आइडिया टू हिटलर कि अगर ऐसा ही सेम वो पोलैंड के साथ करता है तब भी फ्रांस और ब्रिटेन कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब एग्रेसिव एक्सपेंशन जर्मनी ने पोलैंड की तरफ किया तो विश्व युद्ध छिड़ गया। तो रशिया तो खैर बाद में, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो पोलैंड की मदद करने के लिए आ गए, ठीक है। अब वो क्यों आए आगे डिस्कस करेंगे, क्या इंटरेस्ट थे, क्या इकोनॉमिक क्या पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे। नाउ सोवियत यूनियन विच वाज अ की प्लेयर इन द रीजन वाज नॉट कंसल्टेड एट ऑल। सोवियत यूनियन से, यूएसएसआर से पूछा ही नहीं गया कि चेकोस्लोवाकिया हम जर्मनी को दे रहे हैं, तुमने कुछ करना है कि नहीं, ठीक है। तो यूएसएसआर से तो कुछ भी पूछा नहीं जा रहा है फ्रॉम ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, क्योंकि यूएसएसआर में बोल्शेविक्स जो है वो शक्ति में आ गए और बोल्शेविक्स के खिलाफ व्हाइट्स का सपोर्ट तो खुले में किया ही था फ्रांस और जर्मनी ने, सॉरी नॉट जर्मनी बट फ्रांस और ब्रिटेन और यूएस ने। लेकिन ब्रिटेन ने रशिया के साथ ऑन एंड ऑफ रिलेशन बनाया है ना। ब्रिटेन में जब लेबर पार्टी आती है तो रशिया के साथ रिलेशन बन जाता है। अच्छा, तो यहां पर ना फ्रांस फंस जाता है। फ्रांस जो है वो जर्मनी से भी दुश्मनी बनाए, फ्रांस जो है वो रशिया से भी दुश्मनी बनाए, और ब्रिटेन जर्मनी से भी दोस्ती बनाए, रशिया से भी दोस्ती बनाए, मतलब जब मन चाहे। तो फ्रांस यहां पर स्ट्रॉन्ग आर्म करता है फ्रांस को, कौन, ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन जो है वो अपनी रिलेटिव जो मेनलैंड यूरोप से बाहर है इस पोजीशन का फायदा उठाता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको समझाया ही पहले। नाउ सब्सिक्वेंटली सुडेटेनलैंड वाज ऑक्यूपाइड बाय जर्मन ट्रूप्स, ठीक है। तो सब सुडेटेनलैंड ऑक्यूपाई कर लिया गया जर्मन ट्रूप्स द्वारा, बट जर्मनी वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द सुडेटेनलैंड एंड पिकिंग द एडवांटेज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन चेकोस्लोवाकिया ऑक्यूपाइड द एंटायर कंट्री इन मार्च 1939। पूरा का पूरा चेकोस्लोवाकिया धर लिया और किसी ने कुछ नहीं कहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इंपैक्ट ऑफ द एग्रीमेंट। अब ये जो एग्रीमेंट हुआ है म्यूनिक एग्रीमेंट, इसका इंपैक्ट क्या है और किस तरह दिस म्यूनिक एग्रीमेंट लेड टू वर्ल्ड वॉर टू, राइट। द म्यूनिक पैक्ट वाज द लास्ट मेजर एक्ट ऑफ अपीजमेंट बाय द वेस्टर्न पावर्स। सो वेस्टर्न पावर्स द्वारा अंतिम बड़ा अपीजमेंट का मेजर म्यूनिक एग्रीमेंट था, उसके बाद तो युद्ध ही छिड़ा डायरेक्ट। बट इट्स इंपैक्ट वाज बिगर देन ऑल the previous acts of appeasement put together। आइए देखते हैं कैसे। With occupation of Czechoslovakia, Germany felt no need to ensure Poland's neutrality and broke its agreement with Poland। चेकोस्लोवाकिया को धर लिया जैसे ही, सो पोलैंड के साथ जो नॉन अग्रेशन पैक्ट किया था वो तुरंत वो तोड़ने में जो है वो जर्मनी को अब कोई समस्या थी नहीं।
क्योंकि पोलैंड के साथ नॉन एग्रेशन पैक्ट इसीलिए किया था ताकि चेकोस्लोवाकिया जो है वो थ्रेट ना बने। चेकोस्लोवाकिया पर प्रेशर डालने के लिए पोलैंड के साथ नॉन एग्रेशन पैक्ट किया था, ठीक है। क्योंकि चेकोस्लोवाकिया पर प्रेशर बन जाता है ना, क्योंकि पोलैंड पर अब इन्फ्लुएंस आ गया जर्मनी का, तो अब केवल चेकोस्लोवाकिया बचा जिसको अब जर्मनी धरेगा। लेकिन पोलैंड को धरने से पहले उन्होंने चेकोस्लोवाकिया को धर लिया। सो अब पोलैंड के साथ अपनी ट्रीटी को तोड़ने में कोई समस्या नहीं थी जर्मनी को, क्योंकि अभी तक जर्मनी ने जितने भी एग्रेसिव स्टेप लिए थे एलाइज ने कुछ नहीं कहा था। और यूएसएसआर की क्या पोजीशन थी? यूएसएसआर की ये पोजीशन थी कि उससे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से कुछ पूछा ही नहीं गया था। तो जर्मनी अगर यूएसएसआर के साथ रिलेशन बना ले और फिर वो पोलैंड को धरे, युद्ध छेड़े, यूएसएसआर अगर युद्ध में नहीं उतरता है तो जर्मनी ईस्टर्न फ्रंट से जो है वो खुश रहेगा, मतलब ईस्टर्न फ्रंट में कोई समस्या नहीं होगी। जर्मनी को हराने का एकमात्र तरीका जो अलाइज के सामने था वो ये था कि जर्मनी को टू फ्रंट वॉर में उलझाया जाए, तभी हराया जा सकता है। और अगर सीधा अकेला जर्मनी फेस टू फेस लड़ेगा तो आप नहीं हरा पाएंगे जर्मनी को, ये बात भी सभी भली भांति जानते थे, ठीक है। नाउ पहला पॉइंट देखिएगा, द म्यूनिक पैक्ट वाज द लास्ट मेजर एक्ट ऑफ अपीजमेंट बाय द वेस्टर्न पावर्स बट इट्स impact was bigger than all the previous acts appeasements put together. With occupation of Czechoslovakia, Germany felt no need to ensure Poland's neutrality and broke its agreement with Poland. The only way the fascist aggression could have been checked and another world war prevented was an alliance of Western powers with Soviet Union. अब दूसरा विश्व युद्ध तभी प्रिवेंट किया जा सकता है कि अगर ब्रिटेन फ्रांस सोवियत यूनियन से रिलेशन बना ले फिर से। लेकिन सोवियत यूनियन से ब्रिटेन तो फिर भी ऑन एंड ऑफ रिलेशन में है, फ्रांस तो तभी से ही कट्टर है उसका, ठीक है। तो लेकिन अगर उससे पहले जर्मनी सोवियत यूनियन से रिलेशन बना लेता है तो कॉर्नर हो जाते हैं कौन? अलाइज। आइए देखिए वही होगा सेम, ठीक है। बट द यूएसएसआर वाज कंप्लीटली इग्नोर्ड थ्रू आउट द क्राइसिस. The Munich appeasement convinced Stalin that the main goal of Britain and France was to use Germany as a tool against Soviet Union. To safeguard its own interests, Stalin signed a non-aggression pact with Germany in August 1939. ठीक है। स्टालिन को, और नॉट जस्ट स्टालिन लेकिन पूरे बोल्शेविक्स को इन्वॉल्व ही नहीं किया गया था फ्रॉम द वेरी रशियन अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद से, ठीक है। जितना भी यूरोपियन क्राइसिस है उसमें कुछ नहीं पूछा गया था रशिया से। तो रशिया भली भांति ये समझता था कि ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी का इस्तेमाल कर रहा है हमारे खिलाफ। वो भली भांति समझते थे कि ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी को बफर बना के रख रहा है हमारे खिलाफ। इसीलिए स्टालिन ने अपने इकोनॉमिक, और स्टालिन को क्या चाहिए, अगर उसको रशिया को इंप्रूव करना है, रशिया को रेवोल्यूशनाइज करना है इंडस्ट्रियल लेवल पर, तो एक कैपिटलिस्ट राष्ट्र चाहिए। और जर्मनी बहुत स्ट्रांग कैपिटलिस्ट राष्ट्र है। तो जर्मनी से अगर दोस्ती कर लेता है स्टालिन या रशिया या यूएसएसआर, तो एलाइज कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और जर्मनी जिस रास्ते पर चल रहा है कि वो पूरा का पूरा, जर्मनी को बेसिकली क्या करना है, इंडियन ओशियन, मेडिटेरेनियन में कोस्ट लाइन चाहिए, इंडियन ओशियन में कोस्ट लाइन चाहिए, तभी ट्रेड जो है वो स्ट्रांगली हो सकता है। और अगर ये काम जर्मनी करने में कामयाब हो जाता है और रशिया अगर जर्मनी के साथ है तो रशिया को भी इनडायरेक्टली कोस्ट लाइन मिल जाएगी, किसमें? इंडियन ओशियन या अरेबियन सी में, या पर्शियन गल्फ या रेड सी, ये जितना भी एरिया है ना, रेड सी, पर्शियन गल्फ, अरेबियन सी या इंडियन ओशियन की कोस्ट लाइन की बात करें तो, ठीक है। बेसिकली है तो ये इंडियन ओशियानिक ट्रेड का ही हिस्सा ना, ठीक है। सो यहां पर क्या करता है स्टालिन, हाथ मिलाता है, एक नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन करता है जर्मनी से कि ना हम आपके ऊपर अटैक करेंगे, ना आप हमारे ऊपर अटैक करें, ठीक है, और ना हम साथ देंगे एलाइज का। इससे जर्मनी को मिल गया फ्री हैंड, और सितंबर में ही जर्मनी ने अटैक कर दिया किस पे? पोलैंड पे, ठीक है। Now, alarmed by Germany's non-aggression pact with USSR, British and France promised to come to the aid of Poland, Greece, Romania and Turkey in case their independence was endangered. ब्रिटिश और फ्रांस ने तुरंत कहा पोलैंड, ग्रीस, रोमेनिया, टर्की। अब देखिए, जर्मनी और रशिया के बीच में पोलैंड को अगर कंट्रोल में करता है तो बाल्टिक सी का पूरा कोस्ट लाइन किसके पास आएगा? बाल्टिक सी का कोस्ट लाइन जर्मनी के कंट्रोल में, ठीक है। रोमेनिया और टर्की को अगर जर्मनी कंट्रोल करता है तो मेडिटेरेनियन एज वेल एज रेड सी और पर्शियन गल्फ वाला पूरा ट्रेड जो है वो जर्मनी के कंट्रोल में, ठीक है। सो टर्की, रोमेनिया, पोलैंड की मदद करने तुरंत ब्रिटेन और फ्रांस आ जाएंगे अगर इन पर अटैक होता है। ये ट्रीटी जो है वो तुरंत ब्रिटेन और फ्रांस ने साइन कर दी इन देशों के साथ
ठीक है, क्यों? क्योंकि रशिया और जर्मनी ने नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन कर लिया और ये रास्ता क्लियर हो गया ना जर्मनी के लिए कि जर्मनी अब इन सारे देशों को अगर कंट्रोल करता है तो एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर खड़ा हो जाएगा और ये नया इकोनॉमिक ऑर्डर ऑब्वियसली पुराने इकोनॉमिक ऑर्डर को चैलेंज करता है। तो ऐसा होने नहीं देना, यही तो प्रायोरिटी है पुराने इकोनॉमिक ऑर्डर की। ठीक है, तो अगर आप कहेंगे अगर ऐसा ही है तो जर्मनी को क्यों उभरने देना, तो मैंने आपको बोला ना कि जर्मनी अगर रिवाइव होता है तो एक्सपोर्ट बढ़ता है ब्रिटेन का। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखिएगा, दिस क्रिएटेड अ वेब ऑफ अलायंसेस एंड मेड ग्लोबल वॉर इनएविटेबल। ग्लोबल वॉर अब छिड़नी ही थी क्योंकि अब पोलैंड पर जैसे ही अटैक किया जर्मनी ने, तुरंत ब्रिटेन और फ्रांस को युद्ध में उतरना पड़ा और वॉरफेयर शुरू हो गया। ठीक है, सो यहां पर आज हमने क्या समझा, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट को, कि कहां कहां पर अग्रेसिव एक्सपेंशन किए गए मुसोलिनी और हिटलर द्वारा और उसको कितना समय तक सहते रहे कौन, ब्रिटेन और फ्रांस, और क्या क्या ट्रीटीज हुई बीच में। ट्रीटीज तो ऑब्वियसली, कॉन्फ्रेंसेस तो हम ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुके हैं, तो मैंने आपको ट्रीटी ऑफ अपीजमेंट की तरफ से जो है वो थोड़ा समझाने की कोशिश करी। आई होप आपको समझ आया होगा, आई होप वो कॉन्सेप्ट्स आपके जनरेट हुए होंगे जो मैं चाहता था कि आपको थॉरली पता चले। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, अभी हम युद्ध नहीं छेड़ेंगे, अभी हम फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस देखेंगे, फिर देखेंगे कि एशिया की क्या भूमिका, एशियाटिक जो कंट्रीज हैं वो क्या कर रही है इंटर वॉर पीरियड में। ठीक है, तब जाके हम वॉर शुरू करवाएंगे, लेकिन हम दहलीज तक पहुंच गए हैं। ठीक है, अगस्त 1939 तक आ गए हैं, सितंबर में युद्ध शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो खैर आज का सेशन आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा, मुझे आप कमेंट में जरूर बताएंगे। पिछले सेशंस अगर आपने नहीं देखे हैं सो मेक श्योर यू वॉच ऑल दोस प्रीवियस सेशंस। ठीक है, स्टडी आईक्यू के चैनल पर जाएंगे, वहां पर आपको मेरे नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप सिंपली यूट्यूब के सर्च बार पर नाम लिखते हैं मेरा विशाल चौहान, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। पिछले सेशंस को एक्सेस कीजिए, मेक श्योर यू वॉच ऑल दो सेशंस थॉरली, और उन सेशंस में जो मैंने सवाल पूछे हैं उनके जवाब आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर देंगे। राइट, सो आज के सेशन को मैं यहाँ कंक्लूड करता हूं, मैं मिलूंगा आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।